दोस्तों नमस्कार। आज हम बिजली की लाइनों में काम करने वाले उन एक्सपर्ट्स लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो बिजली के करंट के झटके का अनुभव किए होते हैं। आप में से और हम में से कई ऐसे लोग जो बिजली लाइन के कर्मचारी नहीं हैं, केवल एक बिजली के उपभोक्ता हैं। उन्होंने भी अपने घर के कूलर, पंखे या किसी और अन्य कार्यों में काम करते समय बिजली के छोटे मोटे झटके खाए होंगे। वो झटके इतने दर्दनाक और जानलेवा होते हैं कि यदि माइक्रो सेकंड्स में भी कुछ एम्पियर यानी 1 एम्पियर भी करंट हमारे शरीर के अंदर से बह जाए तो वो हमारे हृदय गति को रोककर हमें काल कवलित कर सकता है। यह बात मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि आज का सेशन हमारा उन हॉटलाइन मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों को समर्पित है जो अपने जान की बाजी लगाकर इस विषय में ट्रेंड होते हैं और बखूबी 2,20,000 वोल्टेज से भी ज़्यादा लाइनों की ओर यानी कि 4 लाख वोल्टेज और 7,65,000 वोल्टेज पर भी चालू लाइनों पर बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के अपने ट्रेंड हॉटलाइन मेंटेनेंस टेक्निक को अपनाते हुए कैसे कार्य करते हैं, जिससे हमें सतत बिजली आपूर्ति करने में सभी उपभोक्ताओं को लगातार सेवा देने के लिए हम सक्षम होते हैं और साथ ही साथ इस आक्रांत बिजली को भी कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं आज का सेशन आरंभ होने से पहले मैं बता देना उचित समझूंगा कि आखिर हॉटलाइन मेथड है क्या। हॉटलाइन मेथड से हम जब इन चालू लाइनों पर जहां विशेष मात्रा में करंट बहती रहती है, इनमें कोई फॉल्ट आता है, इंसुलेटर कोई फेल होता है, तो ऐसे फ्लश ओवर इंसुलेटर को पूरी बिजली को बंद होने से बचाने के लिए पहले किसी एक्सटर्नल मेथड के द्वारा ऊपर उठाया जाता है और जब यह तार हल्का सा ऊपर उठ जाता है तब उस डिस्क को फ्री करते हुए हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई जो किए होते हैं अपने वायर टोंग इत्यादि से, उसके द्वारा उस फॉल्टी डिस्क को हॉटलाइन क्रू के सहयोग से चालू लाइन में ही बदल देते हैं, जिससे लाइन का अवरोध नहीं होता। आज के ट्रेनिंग सेशन में इंजीनियर राजेंद्र कनौजे टीएलएम बड़वाह से हमें संबोधित रखरखाव करेंगे। सेवाओं के लिए विद्युत नेटवर्क को बंद करने की आवश्यकता से बचने के लिए, मतलब कि जैसे जटिलता बढ़ती जा रही है, हम इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं कि विद्युत की हमें बहुत आवश्यकता हो रही है, तो हम लाइन को बंद नहीं कर सकते। उस चीज़ से बचने के लिए हम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई हॉटलाइन तकनीक सर्वोच्च प्राथमिकता है। मतलब इस हॉटलाइन टेक्निक को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बड़ी मात्रा में बिजली का परिवहन करने वाले इंटर स्टेट, इंटर रीजनल स्टेट, राज्य समूहों के साथ मिलकर ट्रांसमिशन नेटवर्क ने ट्रांसमिशन लाइनों और उप स्टेशनों पर शटडाउन लाइन को बंद करना लगभग असंभव सा बना दिया था। जैसे कि हम सब जानते हैं 400 केवी जो हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क है, रीढ़ की हड्डी है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड का जन्म हुआ। जैसा कि हम आपको बता दें कि बिजली का उत्पादन करने के बाद इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता, अर्थात जब इसे लाइनों में प्रवाहित किया जाता है तो उस समय इसका उपयोग यदि हो जाए तो यह बनाने वाले और उपयोग करने वाले दोनों के लिए फायदेमंद होता है। अतः इस अमूल्य निधि को बचाने के लिए हम इसे अगर एक क्षण के लिए भी बंद न करें तो यह राष्ट्र की संपत्ति और उपभोक्ता दोनों के लिए श्रेयस्कर होता है। इसलिए प्रयास यह रहता है कि बिना बिजली के बड़ी बड़ी लाइनों को बंद किए चालू लाइनों में ही हम हॉटलाइन क्रू के द्वारा, ट्रेंड व्यक्तियों के द्वारा, ट्रेंड लाइनमैनों के द्वारा ऐसा उसे कंट्रोल करें, इस प्रकार से कार्य करें कि हमारा काम भी बन जाए और उपभोक्ताओं की सेवाएं भी मेंटेन रहे। इस तकनीकी को हॉटलाइन तकनीक को अपनाया जा रहा है। इस हॉटलाइन जो ट्रेनिंग जो दी जाती है हमारे भारत देश में, हॉटलाइन ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में स्थित है, जहाँ से हमें प्रशिक्षित किया जाता है। हॉटलाइन क्रू जो होता है, हॉटलाइन जो हॉटमैन होते हैं, उन्हें हाई टावर, ऊंचाई वाले जो टावर रहते हैं 45 से 100 मीटर तक टावर पे चालू लाइन में वो कार्य करते हैं। इससे
लाइव लाइन मेंटेनेंस जो टेक्निक, उसे 3 भागों में बांटा गया है। जो चालू लाइन लाइव लाइन जो कार्य किया जाता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हॉट स्टिक मेथड। इस 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 मेथड में हम जो लाइनमैन जो रहता है ग्राउंड पोटेंशियल पे होकर काम करता है, और जो भी काम जो किया जाता है वो एक हॉट स्टिक के द्वारा किया जाता है। मतलब कि क्लियरेंस जो होना चाहिए वो सेफ क्लियरेंस जोन में रहकर काम किया जाता है। इसमें मेन जो रहता है वो टावर पर बैठकर जो हॉट स्टिक जो रहता है उससे काम किया जाता है। बेयर हैंड मेथड में ये होता है कि वो प्रकार का एक प्रकार की ड्रेस जो कंडक्टिव सूट होता है उसे पहनकर वो खुद चार्ज होकर वो कार्य करता है। बेयर हैंड मेथड में जो कपड़ा जो कंडक्टिव सूट जो बना हुआ रहता है वो लगभग 25% माइक्रो स्टेशन स्टील और 75% नॉमेक्स जो कॉटन का यूज़ किया जाता है। उसके साथ में वो बेयर हैंड मेथड में वो कंडक्टिव शूज भी पहनता है, सॉक्स भी रहते हैं और ग्लोव्स जो हाथ के मोजे रहते हैं वो भी। वो इसलिए है कि वो सेम पोटेंशियल पे ये कार्य होता है। बेयर हैंड मेथड में जो कार्य किया जाता है सेम पोटेंशियल पे होके वो कार्य होता है। और जहाँ तक देखा गया है कि जो कॉम्बिनेशन HSM और BHM, हॉट स्टिक मेथड और बेयर हैंड मेथड, स्विच यार्ड और अंदर 400 केवी में सिर्फ बेयर हैंड मेथड से कार्य नहीं हो सकता है। जैसे डिस्क इंसुलेटर चेंज करना, टेंशन हो गया, सस्पेंशन डिस्क स्ट्रिंग चेंज करना, उसमें हमें हॉट स्टिक मेथड का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टिक होती है। सिर्फ यदि 400 केवी में हमें डिस्क का इंसुलेटर चेंज करना है, उसके लिए हमें बेयर हैंड मेथड और हॉट स्टिक मेथड से भी कार्य दोनों को मिलाकर किया जाता है। मेंटेनेंस जो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, जैसे तो आप सभी को पता है वो ब्रेकडाउन, ये जो हॉटलाइन वर्क में जो मेथड जो है उसमें रबर ग्लोव मेथड, हॉट स्टिक मेथड, बेयर हैंड मेथड और कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट स्टिक मेथड और बेयर हैंड मेथड। रबर ग्लोव मेथड जो होती है, सबसे पहले क्या हुआ है, जो चालू लाइन में कार्य करने का जो हुआ वो 33 केवी लेवल तक हुआ था। वहाँ पे 33 केवी में रबर ग्लोव मेथड यूज़ किया जाता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज़ नहीं करते हैं। वो 33 केवी तक होता है, वो अदर स्टेट यूज़ करता है उसमें। हॉट स्टिक मेथड, बेयर हैंड मेथड हम यूज़ करते हैं। इसके जो इक्विपमेंट है, हॉटलाइन इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें रशिया जो मतलब कि सेफ्टी बेल्ट, रॉप्स और तारपोलिन यूज़ किया जाता है। और जो टूल्स, हॉटलाइन टूल्स जो रहते हैं उनको वो जो बने रहते हैं, हॉट स्टिक जो रहती है वो इपॉक्सी ग्लास की बनी हुई रहती है जो स्टिक, लेकिन जो टूल्स ऊपर लगाए जाते हैं वो हीट ट्रीटेड एल्यूमिनियम एलॉय के बने हुए रहते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट, कंडक्टिव सूट जो होता है वो बेयर हैंड में यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने रोप्स के प्रकार है। नेचुरल फाइबर रोप, मनीला रोप। मनीला रोप जहाँ तक है हॉटलाइन में यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर रोप में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पॉलीडेक्ट्रॉन रोप, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, 110 केवी पर फीट की होती है। और एक ये भी यूज़ किया जाता है पॉलीप्रोपिलीन रोप। ये आप पिक देख रहे हो, वेरियस टाइप ऑफ रोप्स। जैसे कि ये टूल्स, भिन्न भिन्न प्रकार के टूल्स आपके समक्ष हैं। सेपर्ट हुक अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं, ये यूज़ किया जाता है हमारे हॉटलाइन। यूनिवर्सल स्टिक जो आती है इपॉक्सी ग्लास की, उस पर इसका हेड लगाकर हम लाइव लाइन में इसे यूज़ करते हैं। विभिन्न प्रकार के टूल्स यूज़ किए। ये हार्डवेयर इक्विपमेंट है, जैसे कि डिस्क बदलना है तो हमारे पास सस्पेंशन योक, टेंशन योक,
सब हॉटलाइन कार्य करने से पहले उसके सुरक्षा सेफ्टी रूल्स होना अति आवश्यक है। जैसे जिस लाइन में हम यदि हॉटलाइन से कार्य करने जा रहे हैं तो उस लाइन का परमिट लेना अति आवश्यक है। और ऑटो टू नॉन ऑटो मोड जो आजकल 220 और 400 लाइनों में अधिकतर यूज हो रहा है, उस चीज को पहले एलडी से कोड लेकर उसे डिसेबल कार्य से पहले करवाना अनिवार्य है। ओनली केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही हॉटलाइन का कार्य करने के लिए अधिकृत होता है, ऑथराइज होता है। ऑफलाइन जो कार्य करते हैं, कोल्ड लाइन जो कार्य करते हैं, वो चालू लाइन पर कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं होती है। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले मौसम देखना होता है। मौसम साफ होना चाहिए, बारिश की कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, संभावना ना होना चाहिए, और क्लाउडी नहीं होना चाहिए। हॉटलाइन कार्य करने से पूर्व में पहले योजना पूरी तरीके से बना लेना चाहिए कि किस तरीके से हमें कार्य करना है, कौन कौन से किस किस प्रकार के टूल्स उसमें यूज हो रहे हैं। जब हम कार्य करने के लिए निकले तो सारी योजना बनाकर निकलना चाहिए, और जो जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो लेकर जाना चाहिए। और यह देखना चाहिए कि जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ का जो टावर औजार और जो भी है उसका जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होना चाहिए। टावर पर चढ़ने से पहले, कार्य करने से पहले सेफ्टी रूल्स अपनाना चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर पर जो भी हो, जैसे कि घड़ी, मोबाइल, जो भी यूज हो, क्योंकि चालू लाइन पे कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उस दौरान उसे उतार कर नीचे गाड़ी में या कहीं पर रख देना चाहिए। उसको कार्य करते समय ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। यही जो नीचे कार्य करते हैं उन्हीं के लिए भी यह चीज लागू होती है। हॉटलाइन कार्य करने के लिए सिर्फ हॉटलाइन क्रू ही ऊपर चढ़कर कार्य करता है, और नीचे भी हॉटलाइन क्रू ही कार्यरत रहता है। हॉटलाइन क्रू जो रहता है उसे हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, सेफ्टी गॉगल्स एंड सेफ्टी शूज अति आवश्यक है। हॉटलाइन कभी भी टावर पर जो हॉटमैन है वो चढ़ रहा है तो जंपर की तरफ से नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि उधर उस साइड से क्लियरेंस जो रहता है वो बहुत कम होता है। यदि जंपर की तरफ से चढ़ने की आवश्यकता है तो उससे सर्वप्रथम एंगल के सहारे चढ़कर उसे जंपर को पुश करके पहले रखना चाहिए, और प्रॉपर पोजीशन पर, जैसे ऊपर चढ़कर हॉटमैन को प्रॉपर पोजीशन, क्योंकि जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसी प्रकार से हॉटलाइन जो कार्य होते हैं उसमें पोजीशन अलग अलग बताई जाती है, किस पोजीशन पे आपको रहना है। सस्पेंशन स्ट्रिंग या टेंशन स्ट्रिंग आप पर हम बदल रहे हैं, जो क्रू बदल रहा है 220, 132 या 400 केवी लेवल पे यदि वो कर रहा है तो हर स्थिति के लिए अलग अलग पोजीशन बताई जाती है। उसी पोजीशन और वो पोजीशन असाइन की जाती है। जो अलाइनमेंट जो होता है टूल्स का, किस एंगल से आपको पुश करना है, किस एंगल पे आपको खड़े रहना है, आप ये सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए पहले, हॉटलाइन कार्य से पहले। और जब उचित कार्य के लिए जो उचित उपकरणों, जैसे कि उचित उपकरणों का मतलब यह है कि कार्य करने से पहले आप यदि आपके टीएलएम या कहीं से निकल रहे हो, सामान को लेके जा रहे हो हॉटलाइन टूल्स, उसे पहले अच्छे से चेक करना चाहिए। ड्राई हॉट स्टिक टेस्टर आता है, उससे हमें हमेशा हर कार्य करने के पहले हर स्टिक को टेस्ट के होने के बाद ही ले जाना चाहिए। उस दौरान हर स्टिक को सर्वप्रथम साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। साल भर में हमारे जो हॉट स्टिक और जो टूल्स ऑन होते हैं उसे हर साल भर में 2 बार उसे साफ किया जाना चाहिए। ये कुछ सेफ वर्किंग डिस्टेंस
जो हॉटलाइन ऑपरेशन के दौरान की जा, मतलब कि सेफ क्लियरेंस होना चाहिए हम हमारे पास, जो हॉटलाइन ऑपरेशन हर लेवल पे 220, 132, 400 जो भी है उस हिसाब से होना चाहिए। फोर डिस्ट्रिक्ट मेथड जो होती है, जो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जो डेवलप हुई थी हमारे इंडिया में वोल्टेज लेवल, मतलब 220 लेवल पे ही हुई थी, जिसका मतलब इपॉक्सी ग्लास स्टिक जो रहती है वो थाउजेंड हजारों इपॉक्सी ग्लास रेजिन जो होता है उससे बनी हुई रहती, फाइबर से बनी हुई रहती है। उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जिसे कहते हैं, जो नमी को अवशोषण करती है। जो इसके सबसे फायदे ये होते हैं, इपॉक्सी ग्लास इसलिए यूज किया जाता है, ये हायर इंसुलेशन वैल्यू रहती है, 100 केवी पर फुट इसका हायर इंसुलेशन वैल्यू रहता है। ये मैकेनिकल बहुत स्ट्रोंगर रहती है और हल्की रहती है उठाने में, लेकिन मैकेनिकली स्ट्रोंगर रहती है। नो मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर कोई नमी अवशोषण नहीं करती है। ये जितने भी हॉटलाइन के टूल्स जो स्टिक रहती है ऑरेंज कलर में आती है, क्योंकि इसे आसानी से पहचान कर सकते हैं। इस इस स्टिक पे अचानक से सडन चेंज, जो एटमॉस्फेरिक सडन चेंज होता है, तो वो इस पर कुछ प्रभाव ज़्यादा नहीं हो पाता है। नो इफेक्ट ऑफ केमिकली पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर। इस इंडस्ट्रियल, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में हम काम कर रहे हैं, काम करते वक्त यदि कुछ एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो इस पर कुछ कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। इसका रखरखाव बहुत आसान होता है। अब इन टूल्स को कैसे हम केयर किया जाए। जब भी हम कार्य करें तो हॉटलाइन टूल्स को हमेशा एक बड़ी सी टावर के नीचे एक तिरपाल, और एक तिरपाल पर जो टूल्स है वो रखा जाए, और जो स्टिक है, एक हॉट स्टिक रैक आती है वो भी लेकर जाए, तो जितने भी स्टिक आप लेके जा रहे हो उसे रैक पर ही रखें। टावर पर भेजने से पहले सभी जितने भी उपकरण हैं उसे पोंछने वाले तो सूती कपड़े से सारी स्टिक को अच्छे से साफ करें। और जो जिस चीज़ के लिए स्टिक बनी है 132, 220 या 400, क्योंकि जितनी भी स्टिक आती है वो लंबाई के अनुसार ही आती है। तो 132 में कम लंबाई की स्टिक यूज़ होती है, 220 में उससे अधिक। तो आप ऐसा ना करें कि 132 केवी की जो स्टिक आप यूनिवर्सल स्टिक वायर टाइम जो भी यूज़ हो रहा है वो गलती से आप 220 लाइन पे जा रहे हो और 132 का लेके गए, और वहाँ पर जाकर आपने कहा कि चलो इससे काम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस का भी ना होना चाहिए। ये ध्यान हॉटमैन को, हॉटलाइन क्रू जो है उसे ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ये गलतियाँ भी हो जाती है, इसलिए उचित कार्य के लिए उचित उपकरणों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। यदि बारिश के कारण यदि बारिश के कारण जैसे हम, वैसे तो हम इसका एक ट्रॉला आता है 220, जितने भी टूल्स है वो ट्रॉले में रखा जाता है, और ठंड में उसे हीट भी दिया जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश यदि गीला हो जाता है हमारे उपकरण, हमारे स्टिक, तो उसे उपयोग करने से पहले उसे सुखा लो। उसके ऊपर से नीचे तक उसका जो ग्लेजिनाइंग है, जो येलो और ऑरेंज कलर जो है वो ग्लेजनाइज खराब तो नहीं हो गया है, और उसे हॉट ड्राई टेस्टर से अच्छे से टेस्ट करके ही उसे आगे के लिए यूज़ किया जाए। जितने भी टूल्स होते हैं उस पर अत्यधिक भार न दिया जाए, मतलब अत्यधिक लोड न दिया जाए, मतलब एक के ऊपर ऐसा ना रखा जाए, हमेशा इसे अलग ही एक बराबर अलग अलग प्रॉपर वे से रखना चाहिए, तभी इसकी लाइफ स्ट्रेंथ जो टूल्स और स्टिक की बढ़ती है। यदि किसी कारणवश यदि कोई कार्य करते समय कोई अ, कोई उपकरण या कोई टूल्स कहीं से गिर जाता है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल उसी समय नहीं करना चाहिए। उसे पहले अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए कि ये टूटा तो नहीं हुआ है, क्योंकि यदि वो टूटा हुआ है, क्योंकि आप चालू लाइन में, हॉटलाइन और चालू लाइन में कार्य कर रहे हैं, ये आपके जीवन से
गलत हो सकता है। आप फ्रिक्वेंटली चेक कर सकते हैं आप इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो होती है और हेल्प ऑफ हॉट स्टिक टेस्टर जो हर हॉट स्टिक हॉटलाइन में होता ही है। तो हो गया ना? जैसे कि हमें मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, टूल्स को हमेशा जो जो इपॉक्सी स्टिक जो होती है मॉइस्चर जो होता है उसे एसीटोन जो मिला होता है में मिथाइल इथाइलो केटोन केटोन से उसे साफ करना चाहिए। ये एसीटोन की एक बोतल आती है, उससे हमेशा सूती कपड़े में इसे लेकर उसे साफ करना चाहिए। और जो पोर्शन ऑफ जो हॉट स्टिक के साथ जो लगाया जाता है मेटल पार्ट जो होता है उसे, जो रोटेटिंग पार्ट होता है जो भी मेटल पार्ट होता है उसे हमेशा ग्रेफाइट पाउडर से ही उसे क्लीन करना चाहिए। और लुब्रिकेंट जो यूज करने के लिए रोटेटिंग पार्ट हमेशा ग्रेफाइट पाउडर यूज किया जाता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो ये हॉट स्टिक टेस्टर आता है जिससे हम वेट एंड ड्राई हॉट स्टिक टेस्टर, इसे पूरे इसे हर स्टिक पर रखकर इसे हर स्टिक को टेस्ट किया जाता है। अब हम आते हैं बेयर हैंड मेथड। बेयर हैंड मेथड जो होती है वो 400 केवी लाइन में अधिकतर यूज की जाती है। बेयर हैंड विथ हॉट स्टिक मेथड, बिना बेयर हैंड मेथड से 400 केवी लाइन में नामुमकिन है इंसुलेटर स्ट्रिंग चेंज करना। लेकिन बेयर हैंड मेथड, इसे कंबाइनेशन ऑफ मेथड इसे कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेयर हैंड मेथड और हॉट स्टिक मेथड से हम इंसुलेटर स्ट्रिंग, वी स्ट्रिंग, टेंशन स्ट्रिंग या सस्पेंशन स्ट्रिंग 400 में आसानी से बदल सकते हैं जो भी खराब स्ट्रिंग है। अब इसमें जो ट्राउजर और जो सूट आता है वो कंडक्टिव होता है, जो 75% नोमैक्स मटेरियल और 25% जो स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ रहता है। ट्राउजर एंड जैकेट दोनों जो होते हैं, सॉक्स भी इसमें भी मेटल फाइबर 14% होते हैं, नोमैक्स मटेरियल 52%, कॉटन 28%, रबर। वैसे ही ग्लोव्स भी यूज़ किया जाता है और बूट्स भी यूज। इनमें से यदि एक भी चीज़ आप नहीं पहन कर जाते हो बेयर हैंड करने तो आपको नहीं जाना चाहिए, मना कर देना चाहिए जो भी व्यक्ति कार्य के लिए जा रहा है। जो बेयर हैंड मेथड जो यूज हुआ है माइकल फ्राडे लॉ पर वर्क करता है। फ्राडे इसमें जो होता है माइकल फ्राडे प्रूव दैट, मतलब कि सेम पोटेंशियल पे व्यक्ति चार्ज हो जाता है इस ड्रेस को पहन के। ये पिक आप देख रहे हो, ये पिक आप देखिए बेयर हैंड सूट जो प्रॉपर वे में है, बेयर हैंड जैकेट, सूट, बूट एंड ग्लोव्स एंड सेफ्टी बेल्ट। ये देखिए आप 400 केवी टेंशन सेट, जो आप जो देख रहे हो जो सूट पहना हुआ व्यक्ति है वो बेयर हैंड हॉटमैन है। और जो आप टावर तरफ जो देख रहे हो उन्होंने कोई सूट नहीं पहना हुआ है, लेकिन वो भी एलिजिबल वही व्यक्ति है जो बेयर हैंड कार्य कर सकता है, जो बेयर हैंड ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है, वो वही व्यक्ति 400 केवी लाइन पर कार्य कर सकता है। यदि वो व्यक्ति
हॉट स्टिंग मेथड ट्रेनिंग ले चुका है लेकिन बेयर हैंड ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो व्यक्ति 400 केवी टावर पर कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो टावर बॉडी पर जो व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए बेयर हैंड वाला, क्योंकि उसे ही पता होता है कि किस तरह से हमें टूल्स यूज करना है, किस तरह से लगाना है, क्योंकि जो बेयर हैंड जो सूट पहना हुआ व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति जाता है हॉट कंडक्टर लाइव पार्ट पे। ये टेंशन सेटअप है। ये जो सीढ़ी का जो यूज किया जा रहा है यहाँ पर सिर्फ हॉटमैन को लाइव लाइन पर भेजने के लिए किया जाता है। आजकल एरियल प्लेटफॉर्म ट्रक आ गए जिसे हम हॉटमैन को आसानी से भेज सकते हैं लाइव लाइन कंडक्टर पर। लेकिन क्या है, इसके दुष्परिणाम भी है, क्योंकि हमारी लाइनें अधिकतर जंगल एरिया फॉरेस्ट आदि से निकली है, तो वहाँ पर आसानी से ये ट्रक पहुँच नहीं सकता। इसलिए हमें ये सीढ़ी जो मेथड होती है, सीढ़ी के द्वारा हॉटमैन को लाइव लाइन पार्ट पे भेजा जाता है। जो सेफ्टी प्रिकॉशन जो होना चाहिए बेयर हैंड मेथड में, इसमें भी उसी प्रकार से कि मौसम साफ होना चाहिए। जो बेयर हैंड ट्रेन जिसके पास जो प्रमाण पत्र ट्रेनिंग लिया गया है, उसी व्यक्ति को लाइव लाइन का कार्य कर सकता है। देखिए हॉटलाइन कार्य करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी सेफ्टी प्रिकॉशन अति आवश्यक है। पोजीशन जो होना चाहिए कार्य करते समय, प्रॉपर पोजीशन, सेफ क्लियरेंस, जो टावर तरफ जो व्यक्ति रहता है उसे सेफ क्लियरेंस मेंटेन होना चाहिए। फेस टू फेस जो हॉटमैन जो बेयर हैंड सूट जो पहन के गया उसे फेस टू फेस क्लियरेंस, फेस टू अर्थ क्लियरेंस प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर एंगल के साथ प्रॉपर टूल्स यूज करना चाहिए। आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि किसी के मन में कुछ सवाल है तो कृपया बताइए। थैंक यू सर। हेलो, हाँ तनोजय जी। जी सर। हाँ, ये बताओ भाई लोगों को कि बेयर हैंड की जब अपन हार्ट लाइन स्टिक से काम कर सकते हैं, हार्ट स्टिक मेथड से, तो बेयर हैंड की आवश्यकता क्या हुई, ये आपने नहीं बताया। क्या सर, बेयर हैंड का क्या? जब अपन हार्ट स्टिक से शुरू, इनिशियल हार्ट स्टिक से हुआ है हमारे हार्ट लाइन मेंटेनेंस, तो बेयर हैंड की आवश्यकता क्या हुई, बेयर हैंड काम क्यों करते हैं बेयर हैंड से, ये बताओ आप सबको बताओ। सर बेयर हैंड की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सर जो अपने टूल्स होते हैं सर, वो हम मतलब कि अधिक लंबे और अधिक वो होते हैं, तो 400 में हम मतलब कि हेवी टूल्स होते हैं, उस मतलब कि उससे हम जो यदि टावर पर रह के और उससे कैसे यूज कर सकता है वो, इसलिए हमें बेयर हैंड में मतलब बेयर हैंड सूट की आवश्यकता पड़ी सर। ये इसके फोल्डिंग सिस्टम पे कुछ आए हैं ना अपने, जो अपन सब स्टेशन में मेंटेनेंस के लिए करते हैं, इसके फोल्डिंग कहाँ मतलब फोल्डिंग जी सर, इसका फोल्डिंग जी वो कहाँ उपयोग करते हैं अपन सब स्टेशन में मेंटेनेंस के लिए? नहीं सर, अभी तक यूज तो नहीं करा सर हम। हाँ सर, कर रहे हैं, इटारसी में यूज करते हैं। हमने तो नहीं करा सर इधर, इटारसी में यूज कर रहे हैं सर हम सब स्टेशन में। अच्छा, नहीं यहाँ जबलपुर में भी है, यहाँ भी उपयोग किया है पहले भी। सर वैसे जो ट्रेनिंग में लोग, मैं भी गया हूँ, तो सर्टिफिकेट तो जाता लाइन के हिसाब से जाता है, पर परिस्थिति जन अपन सचेतन में ही करते हैं और सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं में भी करवाता था, भोपाल में भी लोग कर रहे थे। हाँ जी सर, मतलब इसमें जो भी एक्सपर्ट है वो अपने जवाब दे सकता है, इंक्लूडिंग कनौजे जी। मेरा ये कहना था कि हॉटलाइन का जब अपन काम करते हैं तो अपना एक स्टैंडर्ड रहता है कि एकदम सनी होना चाहिए, धूप होना चाहिए, धूप में काम करना चाहिए। इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, इमरजेंसी में मेरे को लग रहा है कि उतनी धूप नहीं है और वो क्लाइमेट नहीं है,
तो भी हम सेफली काम करना है, मान लो उसमें इमरजेंसी में अटेंड करना हॉटलाइन के माध्यम से, तो उसके लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए और या क्या ह्यूमिडिटी होना चाहिए या और कोई पैरामीटर है क्या, उसके बारे में कोई बता सकता है? सर इसमें लीकेज करंट का रहता है सर, जैसे गई सर फ्रंट के में काम करना है सर, तो 100 में आपको लीकेज करंट, तो लीकेज मीटर सेकंड मेजर कर लेते हैं सर, इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए 220 और 132 में सर। अगर पानी नहीं गिर रहा है, अगर बादल है, थोड़ा सा इंडक्शन का इफेक्ट आता है, पानी नहीं गिर रहा है, बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा है तो काम कर सकते हैं, काम नहीं करना चाहिए सर। ये सही बोल रहे हैं। मैंने पैरामीटर पूछा था कि कोई टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का या और कोई वेदर का पैरामीटर। जी टेम्परेचर का ऐसा नहीं है सर, हाँ, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट नहीं है सर। ह्यूमिडिटी का वैसा तो कभी कहीं टीचर ने भी नहीं पढ़ा सर, वो बताया भी नहीं गया ट्रेनिंग सेंटर में सर, टेम्परेचर के बाद। अगर अपनी गर्मी है और अपन लोग इसमें हॉटलाइन स्टिक से कोई रात को मेंटेनेंस कर सकते हैं क्या सर? इन वेरी इमरजेंसी रात में सर? हेलो, हाँ जी, रात में कर सकते हैं क्या हॉटलाइन स्टिक का? हाँ रात में भी कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आता है उसमें इंडक्शन का, अगर फोन के में तो रात में कर नहीं सकते सर, 220 में 32 में कर सकते हैं सर रात में, लाइट से भी। थैंक यू मनोजिया जी, इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट चीज छूट गई है। जी जी सर। ये फेस टू ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, काम क्लियरेंस कितना होती है, सेफ क्लियरेंस बता दीजिए। किसमें सर? फेस टू ग्राउंड नहीं, जैसे अपन काम करते हैं 132, 220, 400 kg में, तो सेफ वर्किंग क्लियरेंस कितना होती है, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इसमें पे अगर तो काम कर सकते हैं सर? ये 132 में सर 1.07 मीटर होना चाहिए। हाँ, और ये जो है अपना 220 में उसमें 1.12 हाँ 1.52 होना चाहिए सर। और ये जो 400 में है सर वो 3.35 होना चाहिए। ठीक। ये वर्किंग क्लियरेंस जो डिस्टेंस होना चाहिए हॉटलाइन ऑपरेशन में। ये बताइए कि आप टावर पे जाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि डिस्टेंस इतनी मेंटेन है? नहीं तो जो स्टिक आती है, स्टिक से मेजर हो जाता है ना सर, जो हम स्टिक यूनिवर्सल स्टिक जो ले जाते हैं उससे अंदाजा मतलब उससे लग जाता है कि कितना हम सेफ क्लियरेंस पे हम वर्क कर रहे हैं। वो उसको उस पार भी जा सकता है, सेफ से ज्यादा भी, तो कैसे रोकेंगे सेफ्टी व्यू से? कुछ स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं क्या उसमें? इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड तो नहीं है सर। डॉक्टर साहब जी सर, मेथड नहीं है, पर अनुभव से जो लोग लाइनमैन अपने रहते हैं, हार्ट लाइन वाले ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, अनुभव से वो काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही काम करना है, जैसे क्लास में बैठना है तो सिर्फ बहुत ज्यादा ऊपर करके नहीं बैठना है, उनको अनुभव रहता है, अनुभव से होता है सर। ये सर मेरा ये क्या हम टावर पे कोई मार्किंग नहीं लगा सकते हॉटलाइन के पर्पज से कि इतनी दूरी पे अपने को रहना है, इस टाइप से क्रॉस लगा सकते हैं सर, स्टिक से मेजर कर सकते हैं। 3 फीट 6 इंच रहता है जैसे 132 में, तो मेजर कर सकते हैं सर, पर मेजर करते नहीं है, वो अपने अनुभव से काम कर लेते हैं। हाँ जी सर जी। मुझे साहब एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि 400 में जो बेयर हैंड काम करते हैं अपन तार पे, फिर इसके बाद काम खत्म होने के बाद अपना जो लेडर पे आके और फिर टावर के पास आते हैं, तो जब टावर से टच करने के पहले क्या फिर से डिस्चार्ज करते हैं अपने आप को? जी। अच्छा, डिस्चार्ज करते हैं सर उससे। एक स्टैटिक डिस्चार्ज रोड आती है सर, उससे उसे डिस्चार्ज किया जाता है पहले, मतलब कि वो जैसे जो हॉटमैन जो सूट पहन के जो आ रहा है वो डायरेक्ट आकर टावर को या किसी की बॉडी को टच नहीं करता है। जो टावर पे जो हॉटमैन जो होते हैं वो स्टैटिक डिस्चार्ज पहले टावर पे वो किसी बोर्ड से उसे कस देते हैं डिस्चार्ज को,
और उससे फिर टच करते हैं, जैसे वो पास में आता है उससे थोड़ी दूर से टच करते हैं, तो ताकि वो उसका जितना भी जो चार्ज है, जो चार्ज बॉडी है वो डिस्चार्ज हो जाए। थैंक यू कनौजे साहब, कुछ डाइट वगैरह भी देती है क्या हॉटलाइन के लिए? कुछ ऐसा मतलब कुछ आपको गाइडेंस दिया क्या उसके संबंध में? मतलब कर्मचारियों को क्या मतलब कुछ गाइडलाइन तो नहीं दिया, लेकिन सर वो ये कहते हैं कि जैसे कार्य होने के पश्चात उन्हें मतलब जूस, किसी का भी पाइनएप्पल जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, कुछ लिक्विड फॉर्म में उन्हें देना चाहिए। यदि हॉटलाइन करके आ रहे हैं या बेरहन वाले को देना ही चाहिए। जैसे कार्य करने के बाद करके आया, वो नीचे आया तो उसे जूस प्रोवाइड देना चाहिए, किया जाना चाहिए सर। नहीं कनौजिया जी, ऐसा कहते हैं उनको जो जॉब मिलता है इसी कार्य के लिए मिलता है। कोई जूस वगैरह पिए पर लोग लेते नहीं है, उसको उपयोग अपने घर में करते हैं पैसे का, वो जॉब अलाउंस इसीलिए दिया जाता है। नहीं सर, इसे एक और बताइए, हम हॉट स्टिक मेथड में शूज जो पहनते हैं वो कंडक्टिव होते हैं क्या? जी सर, कंडक्टिव होते हैं हॉटलाइन में। हाँ, हॉटलाइन में भी कंडक्टिव सूट यूज करके हॉट स्टिक मेथड से यदि आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको हॉटलाइन वाले जो शूज है, कंडक्टिव शूज ही पहनना है सर। कंडक्टिव नहीं होता, नहीं तो आप नॉर्मल शूज पहन के जाएंगे तो सर वो इंडक्शन मारेगा सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ATLM कटनी से कि मैं इसमें 2 क्वेश्चन है सर मेरे, कि इसके जो वर्किंग आवर्स है, जो जैसे एक कैंडिडेट या एक लाइनमैन इतने ही जॉब करेगा पर डे में, उसके पीछे क्या तर्क है? और दूसरा, जो राय साहब इटारसी वाले ने बताया कि नई पीढ़ी के लड़के इसमें जाना नहीं चाह रहे हैं, उसके रीजन क्या है सर? पहला जो वर्किंग आवर्स जो इसमें लिमिटेड रहता है, इतने ही जॉब करेंगे, उसके क्या रीजन होंगे सर? यादव जी सर, उसका रीजन है जैसे सस्पेंशन के ऑपरेशन करने हैं तो 3 करना रहता है, उसमें उनको जॉब वाइज अलाउंस मिलता है, आजकल शायद 30 रुपया हो गया है जी। अगर उसमें फिक्स नहीं किया जाएगा तो कि उनको पैसा मिलता है तो एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा पैसे के लिए, तो ज़्यादा काम करने में थकान आएगी, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए उसको लिमिट किया गया है कि अगर टेंशन का ऑपरेशन करना है, इंस्ट्रूमेंट बदलना है तो 2, सस्पेंशन के करना है 3, हर किसी की डंपर कौन करना है, वाइब्रेशन डंपर टाइट करना है या लगाना है, तो इसलिए लिमिट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा, जो नए लोग इसमें जाने से अवॉइड क्यों कर रहे हैं सर, क्या रीजन हो सकता है उसका सर? जाने से अवॉइड इसलिए करते हैं कि पहले तो पैसे कम होते थे, ठीक, अब तनख्वाहें हो गई बहुत अच्छी हो गई हैं, तो लोग अब इसको, क्योंकि जॉब अलाउंस बहुत कम रहता है, तो बोले हार्ड लाइन इसमें काम करने कौन जाए, चालू लाइन में पैसे तो बहुत कम मिलते हैं, इसे नहीं जाते हैं लोग। अगर इसमें अलाउंसेस बढ़ जाए तो जाएंगे लोग। एक कारण और भी है सर, उनको लगता है कि ट्रांसफर ना हो जाए हमारा। एक ट्रांसफर का भी एक कारण है, जैसे भोपाल में तो 2 लोग सेटिंग करके आए, उसको किया गया था। सर, मैंने अपने एक लाइनमैन से, सतना में एक लाइनमैन से मैंने बहुत इसमें जिक्र किया, तो एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन समझ में आया मुझको। उसने ये बताया कि सर, इसमें जब हम काम करते हैं तो वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, और ट्रेनिंग के दरमियान ही लोगों ने बताया कि क्योंकि बॉडी में हमारा पूरा आयरन होता है ब्लड में, तो ये इंडक्शन इफेक्ट की वजह से कुछ ऐसे असर भी होते हैं कि उन्होंने कुछ इस टाइप की भी चीजें बता दी है जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। तो इसको करने से, और ये स्वयं ट्रेनिंग वाले ही बताया कहते थे, मैंने गूगल में नेट करके भी देखा उसको, नेट में गूगल सर्च करके देखा, तो ये इसमें इस टाइप के कुछ दूरगामी परिणाम भी कुछ ऐसे रहते हैं, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, फटीगनेस आती है, तो इसलिए लोगों को एक निर्धारित एज तक ही करने दिया जाता है, ऑपरेशन भी लिमिटेड करने दिया जाता है, और विलिंगली लोगों को इसमें कंसेंट देते हुए काम करने के लिए कहा जाता है। तो ये बात तो फैक्चुअल मुझे लगी, इस कारण भी उसने उनके बताया अनुसार कि नए लोगों को वो लोग डरा देते हैं। ट्रांसफर तो इशू है ही, साथ ही साथ ये भी एक इशू है कि बाद में उसके बहुत दूरगामी परिणाम भी उन लोगों की बॉडी के लिए थोड़ा सा कार्सिजेनिक इफेक्ट आता है करके। बाकी तो रिसर्च का मैटर है सर ये। अभी और आया यादव जी, और आपका कहना बिल्कुल सही है, उससे मैं सहमत हूँ कि इंजेक्शन आता है, पर ऐसा कभी तक किसी को बॉडी में इफेक्ट देखा नहीं कि जितने भी लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, किसी के बॉडी इफेक्ट नहीं आया कि कोई बीमार हो अभी तक आया। जी सर, धन्यवाद
राजेंद्र कनौजे जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत थैंक यू अच्छा सर, थैंक आपने यू। पिक्चर के साथ में अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। कोई बात नहीं, बेटर नेक्स्ट टाइम। बाकी लोग भी और इसी तरह से अपने नॉलेज को हम सबके साथ में, हम सबके बीच में शेयर करते रहें समय समय पर, और हम निश्चित रूप से एक अच्छा मेंटेनेंस का परिपाटी बना के और इस तरह से सबको अपने ज्ञान से सरोबार करते हुए और अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देंगे, ऐसी आशा के साथ में आज का ये प्रेजेंटेशन जो है टेक्निकल सेशन क्लोज करना चाहता हूँ आप सबकी सहमति से। थैंक यू ऑल, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।